अगर हम पहले के समय की बात करें, जब इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई नई मशीन या प्रोडक्ट बनता था तो उसका एक बड़ा ही सीधा और थोड़ा क्रूर तरीका होता था। हाँ, मतलब चीजें बनाओ और उन्हें तब तक तोड़ो जब तक पता ना चल जाए कि उनकी लिमिट क्या है। एग्जैक्टली जिसे हम फिजिकल प्रोटोटाइप्स कहते हैं। किसी चीज को असल दुनिया में बनाकर ये देखा जाता था कि वो दबाव में कैसे टूटती है या आग में कैसे पिघलती है। और लगातार झटके खाने पर उसके पुर्जे कैसे बिखरते हैं। ये ना सिर्फ पैसे की भारी बर्बादी थी, बल्कि इसमें महीनों लग जाते थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खामी ये थी कि हर बार जब वो शुरुआती मॉडल फेल होता था तो बेचारे इंजीनियर्स को पूरी प्रोसेस वापस से जीरो से शुरू करनी पड़ती थी। हाँ, डिजाइन में बदलाव करो, कारखाने में फिर से नया मॉडल बनाओ और फिर उसे तोड़ने के लिए टेस्ट लैब में ले जाओ। बाप रे। ये एक बहुत ही धीमी और थकाऊ प्रोसेस थी, जहां हर छोटी सी गलती की कीमत कई हफ्तों की देरी और लाखों रुपयों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती थी। तो सोचिए, अगर चीजें असल में तोड़नी ही ना पड़े तो। अच्छा। मतलब किसी बहुत महंगी और शानदार कार को असल सड़क पर उतारने से पहले कंप्यूटर के अंदर 10,000 बार अलग अलग तरीके से क्रैश करके देख लिया जाए। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी तकनीक को डिकोड कर रहे हैं, पीटीसी क्रियो सिमुलेशन। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर यह समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे कोई प्रोडक्ट असल दुनिया में आकार लेने से पहले ही डिजिटल दुनिया में अपनी सफलता या विफलता तय कर चुका होता है। हाँ, जब वो कार सच में बनके सड़क पर उतरेगी तो उसके फेल होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि बिना असल दुनिया में गए असल दुनिया की जटिलताओं और खतरों का सटीक अनुमान लगाना ही इस पूरी तकनीक का असली मिशन है। एकदम सही। कोई प्रोडक्ट अत्यधिक तापमान या भारी दबाव जैसी जिन चीजों का सामना करेगा, उन सब का डिजिटल टेस्टिंग करना डिजाइन क्वालिटी को एक नए स्तर पर ले जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर डिजिटल टेस्टिंग इतनी ही जरूरी है तो पीटीसी क्रियो में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सॉफ्टवेयर से अलग बनाता है? देखिए, इसमें एक शब्द बार बार उभर के आता है, इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण। आमतौर पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो होता है वो ये है कि डिजाइन बनाने का काम किसी एक कैड सॉफ्टवेयर में होता है। सही बात है। और फिर उसकी टेस्टिंग या सिमुलेशन के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। डिजाइनर अपना 3D मॉडल तैयार करता है, फिर उस फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में बदलता है और उसे सिमुलेशन वाली टीम को भेज देता है। बिल्कुल। और ये जो फाइलों का ट्रांसफर है ना, ये इंजीनियरिंग की दुनिया में हमेशा से एक बहुत बड़ा दर्द रहा है। ओहो, मतलब डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा। कई बार डेटा खो जाता है या ज्योमेट्री ठीक से इंपोर्ट नहीं होती, जैसे घुमावदार सतह है या बारीक किनारे दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर टूट जाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ मुझे एक डाउट है। फाइल ट्रांसफर ना करने वाली बात सुनने में बहुत सुविधाजनक लगती है, पर क्या सिर्फ फाइल ट्रांसफर का झंझट खत्म होने से सच में कोई क्रांति आ सकती है? ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा मतलब है, बाकी सॉफ्टवेयर्स भी तो किसी ना किसी तरह से फाइल्स इंपोर्ट कर ही लेते होंगे ना। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी सुविधा भर नहीं है जिसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, पर यह महज एक सुविधा नहीं है। जब टीम्स को अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच फाइलें नहीं घुमानी पड़ती तो इसका सीधा असर उनके काम करने की गति और इनोवेशन पर पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? पीटीसी क्रियो में डिजाइन और सिमुलेशन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इसे ऐसे समझिए, पुराने तरीके में डिजाइनर ने एक पुर्जा बनाया, उसे टेस्ट करने के लिए भेजा और वापस रिपोर्ट आने में शायद 2 दिन लग गए। ओह, 2 दिन सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार? हाँ, लेकिन इस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में वो तुरंत वहीं एक बटन दबाकर देख सकता है कि उस पुर्जे पर दबाव कैसे काम कर रहा है। मतलब अगर वो पुर्जा कमजोर है तो डिजाइनर तुरंत उसकी मोटाई बढ़ा सकती है और अगले ही पल फिर से टेस्ट कर सकती है। बिल्कुल, कोई डेटा ट्रांसलेशन एरर नहीं होता। जो डिजाइन बनाया गया है ठीक उसी का सिमुलेशन हो रहा है। ये निरंतरता पूरी प्रोसेस की जड़ को ही बदल देती है। ये निरंतरता वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इंटीग्रेशन की इस ताकत को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि इस एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इंजीनियर वास्तव में किन-किन परिस्थितियों का टेस्ट करते हैं। इसके लिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही आधुनिक हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल ड्रोन डिजाइन किया जा रहा है, जिसका काम दुर्गम इलाकों में दवाइयां पहुंचाना हो सकता है ना? हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण रहेगा, क्योंकि ड्रोन डिजाइन में कई तरह की भौतिक जटिलताएं एक साथ काम करती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे अलग अलग विश्लेषण काम करते हैं।
सबसे पहली चीज जो जांची जाएगी वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यानी संरचनात्मक विश्लेषण। जब ड्रोन उड़ान भरता है तो उसके पंखों और उसके ढांचे पर हवा का और खुद के वजन का भारी दबाव पड़ता होगा। सही कहा। अगर वो ड्रोन 10 किलो का सामान उठा रहा है तो क्रेन की तरह ड्रोन के ढांचे पर भी जबरदस्त खिंचाव आएगा। तो ये एनालिसिस ये दिखाता है कि उस पूरे ढांचे में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, तनाव कहाँ फोकस हो रहा है। बिल्कुल, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर कड़ी है और कहाँ से वो कार्बन फाइबर या प्लास्टिक चटक सकता है। लेकिन ड्रोन सिर्फ एक खोखला ढांचा तो है नहीं, उसके अंदर पावरफुल मोटर्स हैं, एक बड़ी बैटरी है। और जब वो लगातार चलेंगे तो जाहिर है कि भयंकर गर्मी पैदा होगी। यहीं पर थर्मल एनालिसिस काम आता है, जिससे ये जांचा जाता होगा कि पैदा होने वाली गर्मी कैसे फैलेगी, कैपेसिटी कम हो सकती है। तो थर्मल सिमुलेशन ये दिखाता है कि गर्मी किन रास्तों से बाहर निकलेगी। एग्जैक्टली। क्या बैटरी के आसपास वेंटिलेशन के लिए जगह है, मोटर्स की गर्मी से क्या ड्रोन के प्लास्टिक वाले हिस्से पिघलेंगे, ये सब बिना एक भी असली ड्रोन बनाए स्क्रीन पर देखा जा सकता है। वाह! पर इसके बाद एक और चुनौती आती होगी। ड्रोन का कैमरा शायद एक गिम्बल पर लगाओ जो हर दिशा में घूमता है। या शायद लैंडिंग गियर ऊपर नीचे होता हो। जब मशीन के हिस्से चलते हैं तो वो एक दूसरे के रास्ते में भी आ सकते हैं। यही मोशन सिमुलेशन की भूमिका आती है ना? सही पकड़ा। जब मशीन के कई हिस्से एक साथ काम कर रहे हों तो ये देखना जरूरी है कि उनकी बीच की टाइमिंग और क्लियरेंस सही हो, ताकि ड्रोन का लैंडिंग गियर ऊपर आते समय कहीं कैमरे से ना टकरा जाए। बिल्कुल। ऑटोमोटिव इंजन्स या कारखाने के रोबोटिक्स में तो ये और भी अहम है। वहां किसी भी टकराव का मतलब है पूरी असेंबली लाइन का रुक जाना। ये तो हो गई किसी चीज के एक बार काम करने के बाद। लेकिन ड्रोन तो हर रोज उड़ेगा, हवा के थपेड़े खाएगा, लैंडिंग के वक्त जमीन से झटके सहेगा। इसको समझने के लिए वो पेपर क्लिप वाली बात एकदम सटीक बैठती है। हाँ, अगर एक कागज की क्लिप को लिया जाए और उसे मोड़ा जाए तो पहली बार में वो नहीं टूटती, दूसरी बार में भी नहीं। लेकिन अगर उसे लगातार ऊपर नीचे मोड़ा जाए तो वो बीच से कमजोर होकर आखिरकार टूट जाती है। इसे फटीग कहते हैं। ड्रोन के पंखों पर भी तो हवा का यही बार बार पड़ने वाला अदृश्य दबाव होता होगा। यही फटीग एनालिसिस इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सूक्ष्म और जीवन रक्षक पहलू है। जब किसी धातु पर लाखों बार हल्का दबाव पड़ता है ना, तो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती, जैसे हवाई जहाज के पंख या कार का सस्पेंशन या वॉशिंग मशीन का ड्रम। ये समय के साथ कैसे पुरानी होकर टूटेंगी इसका अनुमान लगाना अनिवार्य है, वरना चीजें चलते चलते अचानक टूट सकती हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और ड्रोन के मामले में हवा का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री में CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का उल्लेख है। यह हवा और तरल पदार्थों का बहाव का अध्ययन है। CFD को समझना काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह हवा को एक तरल पदार्थ की तरह मानता है, राइट? हाँ, जब ड्रोन आगे बढ़ता है तो हवा उसके चारों ओर से कैसे गुजरेगी? क्या डिजाइन ऐसा है जो हवा को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सकता है? या हवा उसे रोक रही है जिससे बैटरी ज्यादा खर्च हो रही है? सही कहा। कार कंपनियां जब दावा करती हैं कि उनकी नई कार का डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, तो वो दरअसल इसी CFD का इस्तेमाल कर रही होती हैं। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी साई-फाई फिल्म का सीन हो, जहाँ एक स्क्रीन पर सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, पर इसके पीछे की गणित कितनी भयानक होगी। इतने सारे कैलकुलेशंस करने में तो सच में कंप्यूटर के भी पसीने छूट जाते हैं। तो एक इंजीनियर के लिए इसका असली वर्कफ्लो कैसा दिखता है? किसी भी 3D मॉडल को टेस्ट करने से पहले तैयार करना होता होगा? हाँ, इसके कुछ बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित कदम होते हैं। सबसे पहले एक 3D मॉडल को सिस्टम में लाया जाता है। फिर कंप्यूटर को बताना होता है कि वो मॉडल किस मटेरियल का बना है। बिल्कुल। स्टील है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है या कोई खास रबर है, क्योंकि हर मटेरियल की डेंसिटी अलग होती है और दबाव झेलने का तरीका भी। इसके बाद एक टर्म आता है बाउंड्री कंडीशंस। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है सॉफ्टवेयर को ये बताना कि चीजें असल दुनिया में कैसे जुड़ी होंगी। जैसे अगर एक कुर्सी डिजाइन की जा रही है तो कंप्यूटर को बताना होगा कि कुर्सी के चारों पैर जमीन पर स्थिर रहेंगे। ओह, मतलब वो एक बाउंड्री हो गई। सही कहा। और दबाव ऊपर की सीट पर उस दिशा से पड़ेगा जहां कोई इंसान बैठेगा। कंप्यूटर को नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, इंजीनियर को ये सब शर्तें डालनी पड़ती हैं। समझ गए। और अब वो हिस्सा आता है जो शायद इस पूरी प्रोसेस का सबसे तकनीकी हिस्सा है, मेश बनाना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। मेशिंग इस पूरी तकनीक का दिल है। एक कंप्यूटर किसी जटिल और घुमावदार डिजाइन पर एक साथ पूरी गणित लागू नहीं कर सकता। अच्छा,
क्योंकि गणित बहुत पेचीदा हो जाती है। हाँ, इसलिए मैशिंग की मदद से उस पूरे 3D मॉडल को हजारों या लाखों छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत छोटी-छोटी ईंटों से बनी हो, या फिर लेगो ब्लॉक्स। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। कंप्यूटर पूरे बड़े ढांचे को एक साथ देखने के बजाय एक समय में सिर्फ एक छोटी सी ईंट या लेगो ब्लॉक को देखता है। तो वो उस मॉडल के हर छोटे टुकड़े पर लगने वाले बल की अलग से गणना करता है। हाँ, जब वो लाखों ईंटों पर कैलकुलेशन कर लेता है तो उन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर दिखाता है। इसे ही फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं। पर मैश जितना बारीक होगा, रिजल्ट उतनी ही सटीक होंगे। लेकिन कंप्यूटर को टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और यहाँ आकर बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे नोट्स में क्रियो के आधुनिक वर्जन की एक बहुत बड़ी खासियत बताई गई है, रियल टाइम सिमुलेशन। सही कहा, डिजाइन में बदलाव करते ही तुरंत रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर अगर मैशिंग इतनी जटिल है तो ये सब पलक झपकते कैसे हो सकता है? और अगर रिजल्ट रियल टाइम में मिल रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने का वो रात भर इंतजार करने वाला कल्चर अब खत्म हो गया है? ये इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराने समय में क्योंकि एक जटिल मैश को सॉल्व करने में कंप्यूटर को घंटों लगते थे, तो इंजीनियर्स की मानसिकता बहुत सेफ खेलने वाली हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कोई नया आइडिया ट्राई किया और वो फेल हो गया तो पूरा दिन बर्बाद जाएगा, है ना? हाँ, वो कुछ नया या पागलपन भरा आइडिया आजमाने से डरते थे। लेकिन अब रियल टाइम सिमुलेशन ने इस डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसे ही सिलिकॉन वैली की भाषा में फेल फास्ट की मानसिकता कहते हैं। जल्दी फेल हो ताकि जल्दी सीख सको। क्या बात है। एक इंजीनियर डिजाइन में एक छेद बड़ा करता है और स्क्रीन पर तुरंत देखता है कि तनाव का वो लाल हिस्सा हरे रंग में बदला या नहीं। ये गति सिर्फ समय नहीं बचाती, ये इनोवेशन को उड़ान देती है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? ये सब सुनने में इतना जादुई और परफेक्ट लग रहा है कि कोई भी सोचेगा कि बस आज ही सॉफ्टवेयर को अपना लिया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ रुकावटें भी होंगी। बिल्कुल, हार्डवेयर एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर है, रियल टाइम में लाखों कैलकुलेशंस करने के लिए कोई आम लैपटॉप तो काम आएगा नहीं। इन भारी एनालिसिस को चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड, बहुत ज्यादा रैम, और अगर बहुत बड़ा असेंबली मॉडल हो तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर को भी उसे प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगता होगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के एडवांस मॉड्यूल्स भी तो काफ़ी महंगे होते होंगे। हाँ, ये छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ा निवेश हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शायद हार्डवेयर नहीं बल्कि खुद इंसान है। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है, अगर स्क्रीन पर लाल और नीले रंग में तनाव के क्षेत्र दिख भी रहे हैं तो उन रंगों का वास्तविक इंजीनियरिंग अर्थ क्या है, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सही कहा आपने। इसके लिए बहुत ही कुशल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। अगर शुरुआत में इंजीनियर ने बाउंड्री कंडीशन ही गलत डाल दी तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। जिसे कंप्यूटर विज्ञान में गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। एकदम सही। इसलिए सिमुलेशन टूल्स को सही ढंग से उपयोग करने के लिए इंजीनियर की भौतिकी और तकनीकी समझ बहुत गहरी होनी चाहिए। तो यहाँ एक चुनौती खड़ी होती है। अगर इसके लिए इतने महंगे कंप्यूटर चाहिए, महंगे लाइसेंस चाहिए और हाई स्किल्ड लोग चाहिए, तो क्या ये तकनीक अभी किसी भी छोटी स्टार्टअप कंपनी के पहुंच से बाहर नहीं है? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों का ही खेल है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भविष्य इसका समाधान ला रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग इस भारी हार्डवेयर की निर्भरता को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ओह, मतलब भविष्य में इंजीनियर्स को अपनी डेस्क पर सुपर कंप्यूटर नहीं रखना पड़ेगा? नहीं, सिमुलेशन का सारा भारी काम इंटरनेट के जरिए विशाल क्लाउड सर्वर पर भेज दिया जाएगा। और वो सर्वर सेकंड्स में कैलकुलेट करके रिजल्ट एक आम लैपटॉप या टैबलेट पर वापस भेज देंगे। बिल्कुल, इससे लागत बहुत कम हो जाएगी और ये शक्तिशाली तकनीक छोटी कंपनियों के लिए भी सुलभ हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को अपनी शर्तें बताएगा, जैसे कि मुझे एक ऐसा पुर्जा चाहिए जो 100 किलो का वजन उठा सके पर खुद का वजन 1 किलो से कम हो। और वो एल्यूमिनियम से बने। उसके बाद एआई खुद उस पुर्जे के हजारों डिजाइन बनाएगा, बैकग्राउंड में उन्हें टेस्ट करेगा और सबसे बेहतरीन विकल्प इंसान के सामने रख देगा। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये एआई वाले डिजाइन देखने में किसी एलियन तकनीक या किसी जैविक हड्डी जैसे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि एआई उसी तरह से सामग्री को हटाता है जहां उसकी जरूरत नहीं होती, जैसे प्रकृति इवोल्यूशन के दौरान हमारी हड्डियों का निर्माण करती है। साथ ही सॉफ्टवेयर खुद ही पुरानी गलतियों के डेटा से सीखकर पहले ही चेतावनी दे देगा
कि कोई डिजाइन भविष्य में किन परिस्थितियों में फेल हो सकता है। और इन सब तकनीकों के मिलने से उत्पाद विकास का समय जो पहले सालों का होता था वो सिमटकर महीनों या हफ्तों का रह जाएगा। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पीटीसी क्रियो सिमुलेशन सिर्फ एक टूल नहीं है, ये प्रोडक्ट्स को सुरक्षित, मजबूत और अधिक कुशल बनाने का एक संपूर्ण वर्कस्पेस है जो मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को आकार दे रहा है। डिजाइन बनाने से लेकर उत्पादन तक असल दुनिया की गलतियों का जोखिम न के बराबर रह गया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। स्रोत सामग्री के अनुसार भविष्य में एआई असिस्टेड ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेटेड डिजाइन खुद ब खुद काम करेंगे। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर खुद ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि क्या फेल होने वाला है और खुद ही डिजाइन को सुधार देगा, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य का इंजीनियर डिजाइनर कहलाएगा या फिर वो सिर्फ एआई द्वारा बनाए गए डिजाइन को अप्रूव करने वाला एक सुपरवाइजर बनकर रह जाएगा। यही तो इंजीनियरिंग की रचनात्मकता का भविष्य क्या है। यह तकनीक और मानवीय कौशल के बीच के संतुलन का एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जहां हमने शुरुआत की थी चीजों को असल में तोड़ने से, भविष्य शायद ऐसा हो कि हमें डिजाइन के फेल होने की कल्पना भी ना करनी पड़े, सब कुछ पहले से ही परफेक्ट हो। लेकिन उस पूर्ण परफेक्शन में इंसान की उस रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का क्या होगा? बिल्कुल, यह एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री से आगे जाता है और जिसका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा।